हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में एमएसजीपी को हम कंटिन्यू करते हैं। एमएसजीपी कोर्स से बेसिकली प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोर्स की थीम है द प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ हम बेसिक से स्टार्ट करके सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सब्जेक्ट है मीडिएवल हिस्ट्री एंड टॉपिक उठाते हैं आज के लिए हम दिल्ली सल्तनत। हिस्ट्री के लिए जब अभी तक हमने इतने लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, वहाँ जो रूल नंबर 1 देखा कि इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक बार बुक ओपन ज़रूर करनी पड़ेगी। एंड रूल नंबर 2 हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एमएसजीपी कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके जो फ्री वेरिएंट हैं कोर्स के, वो आप सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर इस प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हो। कीवर्ड ये सर्च कर लेना। मेंस के लिए जो मेंस आंसर बिल्डिंग है इन फ्यूचर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। यहाँ क्लिक करके आप ये प्लेलिस्ट अपने लिए ऐड कर सकते हो। अगर आप इनरोल करना चाहते हो देन यू कैन गो एट सिनॉप्सिस आईएएस वेबसाइट एंड इस पेज पर आप विजिट करके इनरोल कर सकते हो। बेसिकली ऑल 4 ऑप्शंस, ऑल द स्टेटमेंट्स एंड ऑल द की टर्म्स जो भी क्वेश्चन में मैंशनड है वो हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहली चीज़ आप ये मार्क किया करो करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, क्योंकि हो सकता है आपने सब कुछ कर लिया और सिर्फ यहाँ गलती कर दी, आपके जो 2 नंबर आने वाले थे वो -0.67 हो गए। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आमिल की बात कर रहा है, इक्ता सिस्टम की बात कर रहा है और मीर बख्शी की बात कर रहा है। अब मीर बख्शी आप में से काफ़ी लोग जानते हैं अकबर के टाइम का है, राइट। अब इसमें बस एक चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, जो मैं कहता हूँ ना बुक खोल के ज़रूर देखो। बहुत से लोग क्या है कि मुग़ल के ड्यूरेशन का है, तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि खिलजी सुल्तान जो थे, ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत अलग है। तो लोग कहेंगे अच्छा मीडिएवल हिस्ट्री वाली बुक में कहीं पढ़ा था तो आंसर ठीक होगा। ऐसा नहीं है, ये मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। ऑप्शन 3 आपका गलत है। और ये जो ऑप्शन है मीर बख्शी, कई बार पूछा हुआ यूपीएससी ने। अगर हम 1997 का ये क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन का हेडिंग ही ये है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड जो कि रिऑर्गनाइज सेंट्रल मशीनरी का पार्ट था अकबर के टाइम पर, वो कौन था? आंसर इसका मीर बख्शी है, राइट। तो इनके बारे में हमने डिटेल भी दी कि मीर बख्शी कौन है, दीवान कौन है एंड मीर समा कौन है। इस सब के बारे में जो आपको 1 लाइनर पता होना चाहिए वो पता है। इसके अलावा जो मीर बख्शी के बारे में डिस्कशन है, ये 2000 का क्वेश्चन जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस किया था, यहाँ की जो मिलिट्री गवर्नेंस इन चारों की जब हमने बात की थी, वहाँ मुगल्स का मिलिट्री गवर्नेंस भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करवा दिया यहाँ पर मिलिट्री गवर्नेंस। यहाँ आप देखोगे मनसबदारी सिस्टम की बात की है। मुगल आर्मी इन्फेंट्री, कावलरी एंड वॉर एलिफेंट नेवी इन चीज़ों में डिवाइड हुआ करती थी, राइट। एंड जो सेंट्रल एशियन मिलिट्री ट्रेडिशंस थे वो मुगल्स अपने साथ लेकर आए थे। जो मनसबदार हैं वो एक रैंक होल्ड करते थे, ऑफिसर रैंक होल्ड करते थे। और मीर बख्शी के बारे में यहाँ हमने पढ़ा था कि हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो अगर हमने एक बार भी बुक खोली है या फिर हमें मीर बख्शी पता है या प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया गलत एंड सी एंड डी दोनों ही आपके हो गए एलिमिनेट, क्योंकि पूछा है करेक्ट कौन सा है। अब पहले स्टेटमेंट नंबर 2 की हम बात करें। पहले हम थोड़ी सी ट्रिक देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे प्रीवियस ईयर से कैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इक्ता सिस्टम की बात कर रहा है। एक उर्दू अरेबियन या पर्शियन टाइप का वर्ड लगता है इक्ता, इक्तादारी, यही वर्ड हमने सुना है। और ये कह रहा है एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन था। एंशियंट भी था और इंडिजिनस भी था। क्या ये सही हो सकता है? इसके सही होने के चांसेस बहुत ही लो हैं। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो एग्ज़ाम में इस चीज़ को आप गलत ही मानोगे कि एंशियंट सिस्टम तो नहीं होगा। जिसका जेनेसिस ही आपको पर्शियन सा लग रहा है, वो एंशियंट और इंडिजिनस कैसे हो सकता है? आप यहाँ देखो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। और एक चीज़ और, जैसे ही हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है और सी और डी दोनों गलत हो गए, तो वैसे ही हमें स्टेटमेंट नंबर 1 को चेक करने की नीड भी नहीं पड़ी, ये तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। तो जब मैं कहता हूँ कि डू ऑल 100% क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन, तो उसका यही फ़ायदा है। कई बार आपको जो टफ चीज़ें हैं वो ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी। एक स्टेटमेंट आपका प्रीवियस ईयर से है, दूसरा स्टेटमेंट आपने लॉजिक से सही कर दिया। हालांकि ये भी प्रीवियसली पूछा होगा, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है प्रीवियस ईयर में। यहाँ देखो इक्तादारी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज इसेंशली मिलिट्री। और दूसरा जो रीजनिंग इसके बारे में दी हुई है, कंट्री वाज पार्सल्ड आउट एज इख्ताज अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स। जो कंट्री उनका एरिया था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में
पार्सल आउट यानी कि डिवाइड कर दिया गया था, जो लीडिंग उनके मिलिट्री लीडर्स थे उनको दे दिया जाता था। इक्तादारी का सिस्टम आया यहीं से। अब अगर आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ा है, क्वेश्चन देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो 2019 में पूछा है। यहाँ ये आपको बहुत क्लियरली कोई भी लिख देगा कि मतलब इक्ता सिस्टम कहाँ का है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2000 में इक्ता के बारे में, डायरेक्टली पूछ लिया मैच द फॉलोइंग में। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, 2019 वाले क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। ये कह रहा है कि लिस्ट 1 और 2 इसको आप करेक्टली मैच करो। स्टेटमेंट हम जरा देख लेते हैं क्या है, ठीक। कोड ये दिए हुए हैं। अब ऐसे जब मैंने ये कहा कि मैच द फॉलोइंग टाइप आए ABCD, 4 को 4 से या 4 को 5 से मैच करना है, तो एक चीज़ आपकी बहुत क्लियर है ना, जैसे ही इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो इन जनरल रिवर्स हो जाते हैं। ए का बी में डाल दिया होगा, बी का ए में, या फिर बी का सी में, सी का बी में, या फिर कहीं और रिवर्स किया होगा। कुछ ना कुछ ऑप्शन एक्सचेंज जरूर किए होंगे। तो जैसे ही आप एक चीज़ इस्टेब्लिश कर लेते हो कि इक्ता दिल्ली सल्तनत का है, तो आप एक चीज़ बहुत क्लियर कर ली कि यहाँ 2 है, ए का 2 और यहाँ ए का 2 है, तो डी और ए तो आपके एलिमिनेट हो गए। जैसे ही जो इस टाइप के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट के क्वेश्चंस को मैच करना होता है, इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कुछ ऑप्शंस रिवर्स किए होते हैं, एक्सचेंज किए होते हैं, एंड जो इसमें अगर आप एक आंसर ले आते हो तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, आप इमीडिएटली 50-50 पे आ जाते हो। दूसरा अगर हम देखें, अगर बी का 2 है, सी तो बी और सी में 2 है, यहाँ भी आपका 3-3 है, राइट। तो अब आपको 3 चेक करने की नीड नहीं है। आपकी अगेन जो कहानी आएगी 4 बनेगी, 1 4 है, और 3 वैसे भी इजी है कि जागीर मुगल से रिलेटेड है। कहानी आपकी यहाँ टिकी है, ये 4 बनेगी, 1 4 है। अब देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि अमर नायकम विजयनगर सिस्टम है, मोकाशा इनका मराठास का सिस्टम है। अदरवाइज ये आपको साउथ इंडियन सा नाम नहीं लग रहा, अमरम, मोकाशा मोक्ष से रिलेटेड है। तो जो हिंदू रूलर्स हैं वो मोक्ष टाइप के वर्ड्स यूज़ करेंगे, जो साउथ इंडियन रूलर्स हैं वो अमरम इस टाइप के सिस्टम यूज़ करेंगे। अमर नायकम सिस्टम आपको आने चाहिए वैसे, राइट। तो ये चारों जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप या तो पॉज करके पढ़ लो या फिर आपको आती होगी, अगर आपने कोर्स लिया है तो आपके पास ज़रूर होगी। तो जो इस साल के स्टूडेंट्स के लिए एक टफ क्वेश्चन था, उसमें से जो टफनेस लेवल है वो तो प्रीवियस ईयर ने ही एलिमिनेट कर दिया। आपने सिर्फ अगर क्वेश्चन पढ़े हैं, आपका 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया, आपका परफेक्टली आंसर आ रहा है, आंसर इज ए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि किस लैंग्वेज का वर्ड है। हिंदी में ज़रूर सोचो, हिस्ट्री के ऑप्शंस एनालाइज करते हुए, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के जो गलत डिसीजंस थे उनके ऊपर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा है। यहाँ हम एक डिसीजन की बात करेंगे, असर्शन और रीजनिंग। इनमें देखो, आप सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करोगे कि कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स तो नहीं है। देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने न्यू गोल्ड कॉइन इशू किए जिसका नाम दिनार था, इब्न बतूता ने बताया। अब ये जो दिनार है ये गुप्ता टाइम के गोल्ड कॉइन है, कनिष्क रूलर जो थे उनके टाइम का, कुशानाज टाइम का एंशियंट सिस्टम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते इन्होंने अपने गोल्ड कॉइन का नाम दिनार नहीं रखा होगा, हो सकता रखा हो, अभी ये हमारे लिए थोड़ा डाउट में है। दूसरा कि तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स। अगर आपने तुगलक के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है जो बाद में डिजास्टर्स प्रूव हुए, उसमें आप ये ज़रूर पढ़ोगे कि जो तुगलक है बेसिकली उन्होंने टोकन करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। कॉपर और ब्रास ये कॉइन्स वो बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने ये कहा कि अपना गोल्ड और सिल्वर है उसको कॉपर से आप रिप्लेस कर लो। कुछ टाइम बाद ये कहा जाता है कि इनके महल के सामने कॉपर के ढेर लग गए थे। तो इन्होंने इस वजह से तो टोकन करेंसी इशू नहीं की थी। आपका आर गलत हो गया। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, आर इज़ फॉल्स। और जैसे ही हमने ऐसे क्वेश्चंस में, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फॉल्स इस्टेब्लिश कर दिया, एक स्टेटमेंट फॉल्स इस्टेब्लिश कर दिया, आपका परफेक्टली आंसर आ गया सी। आपको ए देखने की जरूरत नहीं है, ए ट्रू है। दिक्कत तब होती है ऐसे स्टेटमेंट्स में जब दोनों ही ट्रू हों। अब इनके बारे में अगर आप जानना चाहो, मोहम्मद बिन तुगलक ने गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए थे उनका नाम तो दिनार है, और जो उन्होंने सिल्वर कॉइन, ये आप नोट कर सकते हो, सिल्वर कॉइन का नाम ADL अदल या फिर अदलीज था, ADLIS आप लिख सकते हो। ये उनके सिल्वर कॉइन्स का नाम था, ये आप याद कर लो, बेटर है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए कि लास्ट रूलर या फर्स्ट रूलर फाउंडर ऑफ एनी डायनेस्टी कौन था।
ये आंसर आपको पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक या फिर जो मोहम्मद तुगलक हैं, इन जनरल जो बड़े बड़े नाम होते हैं जैसे गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, ये इन जनरली लास्ट राजा तो नहीं होते अपनी डायनेस्टी के, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होते कहीं भी आप देखो, ठीक है। जो बहुत ही आपको अजीब से नाम दिखेंगे, आंसर्स इनमें होनी चाहिए नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिर नसरत शाह, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2006 वाला, अगर आपने लोधी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, ठीक, तो आपको ये आंसर आता होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑफ लेट रिसेंटली भी बहुत पूछे हैं। पाला डायनेस्टी का फाउंडर गोपाला अभी रिसेंटली 16 या 17 में पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए बहलोल खान लोधी है वो फाउंडर है, एंड इब्राहिम लोधी लास्ट इनका राजा हुआ करता था। ये वही राजा है जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार गया था, और उसके बाद जो इंडिया में मुग़ल रूल्स था वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहलोल लोधी पहला था और इब्राहिम आखिरी था। तो ये तो इस बारे में है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका फाउंडर आप एटलीस्ट ज़रूर याद करो, जो बड़े राजा हैं उनका नाम भी याद रखो। इन ऑप्शंस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि जो हिस्टोरियन बरानी थे, इन्होंने कहा कि जो इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया था अंडर दिल्ली सल्तनत वो ट्रूली इस्लामिक नहीं था। उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। ये ध्यान रखना, रिफ्यूज़ वर्ड लिखा है, अदरवाइज़ आप उल्टा पढ़ लो फिर कहो ऐसा कैसे हो गया, ठीक। तो देखो इसमें एक तो आप ऑप्शंस में जाओ, स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट कैसे दिख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम। बहुत सारे जो मुस्लिम थियोलॉजिस्ट थे उनकी इज्जत नहीं की जाती थी। रिलीजियस फ्रीडम नॉन मुस्लिम्स को दे दी, और सुल्तान जो मुस्लिम लॉ है उसको सप्लीमेंट करता था अपने ओन रेवोल्यूशन से। अब मैं आपसे बिल्कुल पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट पे जाना चाहूँगा, हिस्ट्री पे तो नहीं। हो सकता है आपने ये सब कॉन्सेप्ट कहीं हिस्ट्री में पढ़े भी ना हो। पॉलिटी में हम सेकुलरिज्म पढ़ते हैं ना, सेकुलर स्टेट की बात करते हैं। सेकुलर स्टेट में रिलीजन प्लस पॉलिटिक्स दोनों को सेपरेट रखा जाता है। इंडिया है जैसे, ठीक है। नहीं तो कुछ स्टेट्स होते हैं वो अपने नाम में ही रख देते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान नाम में लिखा हुआ है। तो फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि ट्रूली इस्लामिक स्टेट है, तो ये ज़रूरी है कि वही स्टेट इस्लामिक होगा जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करे, या फिर जहाँ नॉन मुस्लिम्स को रिलीजियस फ्रीडम नहीं दोगे वही ट्रूली इस्लामिक होगा? ऐसा नहीं होता। या फिर आप अपने धर्मगुरुओं की इज्जत ना करो। इंडिया में क्या है, हर तरह के धर्मगुरुओं की बेइज्जती होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कहोगे कि इंडिया सेकुलर स्टेट नहीं है, ठीक है। या फिर कहीं अगर हिंदू धर्मगुरुओं की ज़्यादा बेइज्जती हो गई तो आप कहोगे हिंदू स्टेट नहीं है। इस तरह की चीज़ आपके पड़ोस में देखो, एक हिंदू स्टेट है, अब नहीं है, था। तो बेसिकली ट्रूली इस्लामिक स्टेट होने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप जो लिबरल हो सकता है इस्लामिक स्टेट, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। टॉलरेंट भी हो सकता है दूसरे रिलीजन के लिए। जो स्टेट की पॉलिटी डिफाइन होती है कि वो सेकुलर है या रिलीजियस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से डिफाइन होती है कि पॉलिटी और स्टेट सेपरेटेड हैं कि नहीं है। अगर रिलीजन में सुल्तान ने अपने रूल्स ऐड कर दिए तो डेफिनेटली वो ट्रूली रिलीजियस स्टेट तो नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट का बस इतना ही मतलब है। बाकी अगर ये आप ज़ियाउद्दीन बरनी के बारे में पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको बुक में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चन है, इनके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि स्टेट किस टाइप के होते हैं, सेकुलर स्टेट किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इस्लामिक लॉ प्लस समथिंग एल्स, तो डेफिनेटली वो फिर इस्लामिक तो नहीं होगा, ट्रूली इस्लामिक नहीं होगा। बाकी क्वेश्चंस देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई सुल्तान की डेथ कैसे हो गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि मतलब किसने कौन सा डिपार्टमेंट सेट किया, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको पता होने चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर अगेन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। कौन किसके टाइम पर इंडिया आया, वो क्वेश्चंस हैं। करेक्ट मैच करने के लिए अगेन ये पूछा है किसका क्या डिपार्टमेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे मीडिएवल इंडिया में पूछे हुए। कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो जैसे सोहागुरा वाला था, या बुद्धा कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे, वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं,
राइट। देन ये आंसर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। ऐसी चीज़ तो बस तुगलक के लिए कही जा सकती है, लेकिन वो तुगलक कौन से हैं? ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अपने रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो बाद में डिजास्टर्स प्रूव हुए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो पूछे हुए हैं, तो आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपने एक बार सॉल्व किए हैं, कभी सिर्फ क्वेश्चन भी देखे हैं, तो आप लेटेस्ट क्वेश्चंस कर लोगे। अगले टॉपिक पर इंडो इस्लामिक कल्चर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 2016 का कुछ जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया की बात करें तो अग्रहट्टा किस चीज़ को रेफर करता है। अब इसके लिए किस रूल पर जाएंगे? हिस्ट्री में हिंदी पढ़ो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो, और हिंदी प्लस डिस्टॉर्ट करो वर्ड को, अग्रहट्टा। ठीक है, हिंदी में मैं लिखूंगा इसको हट्टा। हट्टा को अगर मैं 4-5 बार डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करूँ ना तो हत्था बन जाएगा। हत्था क्या होता है? जो ये नल होता है जिसमें से ऐसे पानी गिरता है, इस टाइप का होता है ना नल, एक ये यहाँ लगा होता है, यहाँ इसकी चोंच निकली होती है, यहाँ पर हम इसको नल चलाते हैं। बचपन में गांव में लोगों ने चलाया होगा, शहर में तो लोग नहीं जानते। ठीक है, इसे हत्था कहते हैं, हैंडल। तो अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ तो आपको इतना थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये पानी से रिलेटेड कुछ होगा, अग्रहट्टा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं अगर आपने हिंदी प्लस डिस्टॉर्टेड वर्ड सॉल्व कर लिए। और अगेन ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बॉन्डेड लेबर की फॉर्म्स अगेन एंड अगेन यूपीएससी पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2016 का ही है। अगेन जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमने देखा था अभी लास्ट ईयर, श्रमण और परिवारजक, ये दोनों स्टेटमेंट तो अभी पूछ लिया यूपीएससी ने। अग्रहारिका, जो अग्रहारा विलेजेस होते हैं उनका हेड होता था। ठीक है, अगर आपको अग्रहारिका या अग्रहारा विलेज या ब्रह्मदेव विलेज जो ब्राह्मणों को दान कर दिए जाते थे वो थोड़ा बहुत भी पता हो तो ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर लोगे। श्रमणा, श्रमण ट्रेडिशन मेरे हिसाब से श्रम से बना है ये वर्ड, और आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। परिवारजक, ये ऐसे नहीं लग रहा कि परि मतलब दूसरा और वह अर्जक अर्जित करता है, दूसरों से अपना धन अर्जित कर रहा है, वैसे ही है श्रमण जो इधर उधर घूमते रहते थे। तो अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, थोड़ा बहुत वर्ड्स को डिस्टॉर्ट करके करने की कोशिश करते हो, इसमें क्या लिखा है? ये ऐसा बंदा है जो परि मतलब दूसरों से अर्जन करता है। श्रमण जो श्रम कैसे लिखेंगे? श्रम आई थिंक ऐसे लिखते हैं, राइट। अग्रहारिका आपको नॉलेज होनी चाहिए, बुक्स में बहुत क्लियरली दिया। तो बचे कौन? मागधा। बेसिकली मागधास और सूतास, SUTA, ये लोग थे जो एपिक टेल्स सुनाते थे। अब परिवारजक पे मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से क्लियरली सॉल्व हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से, और एक स्टेटमेंट सिनॉप्सिस के 2020 सीरीज से आपका सॉल्व हो रहा था। तो ये रोल है प्रीवियस ईयर का और सिनॉप्सिस के 2020 सीरीज़ का, राइट। तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है, श्रमण ट्रेडिशन के बारे में भी थोड़ा लिखा है, एंड देन परिवारजक के बारे में एंड अग्रहारिका के बारे में भी लिख दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2012 का देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया, सूफी मिस्टिक, मिस्टिक मेरे ख्याल से इसका मीनिंग होता है रहस्यवादी। सूफी सेंट्स थे, इनमें से कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करते थे? अगर आपने सूफीज़म के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है या सूफी सॉन्ग सुने हैं तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, राइट। कि ये लोग मेडिटेशन करते होंगे, हाँ जी करते होंगे। अब इसको इसमें मत जाना कि मेडिटेशन तो हिंदू कल्चर है, भक्तिज्म का पार्ट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, सांस कंट्रोल, प्राणायाम, योगा सब करते हैं। सूफी बहुत ही वाइड फिलॉसफी में बिलीव करते थे। आज की डेट में भी देखो जो सूफी सिलसिले हैं या सूफी ऑर्डर है, सब रिलीजन के लोग उनके भक्त हैं। सूफी दरगाह पे इन जनरल हम आप सभी लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, तो ये टॉलरेंट हैं। ठीक, लोनली प्लेस में एक्सरसाइजें करते थे, डेफिनेटली करते होंगे अब। ठीक, गाने वाने गाते थे, डांस करते थे ऑडियंस पे। ठीक है, आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव करना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो पूछे हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, सूफिज्म के बारे में आपने पढ़ना ही है। थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आप ये चीज़ पढ़ो। सारे सूफी सिंपल लाइफ भी नहीं जीते थे, ये ध्यान रखना। कुछ सूफी ऐसे थे जिन्होंने राजा की सेवा की और राजा से बदले में पैसे भी लिए। क्या आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बता सकते हो? ऐसे सूफीज़ को क्या कहते थे? क्षमा बांधना, ये क्षमा वहीं से आया। ठीक है, एक क्षमा है जो रिलीजन में आता है, वो आत्मा वाला क्षमा, शामानिज्म, वो एनिमिज्म से रिलेटेड है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एनिमिस्टिक रिलीजन होता है ना, एनिमिज्म, ANIMISM, एनिमिज्म मतलब जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जैसे वैदिक टाइम के जो गॉड्स हैं वो एनिमिस्टिक गॉड ही तो कहोगे। रिवर की पूजा करना, पेड़ की पूजा करना।
आज के टाइम में भी एनिमिज्म कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में थोड़ा बहुत चलता है। ये क्षमा लेकिन उस क्षमा से अलग है, क्षमा मतलब भूत प्रेत वाली क्षमा। निज़ामुद्दीन औलिया साहब के बारे में आप जानते हैं, और ये सब चीज़ें हमें पता है कि कौन लव और डिवोशन पे इनका एम्फेसिस था, योगिक पोस्चर, म्यूज़िक, डांसेस। ये 2 चीज़ें आप याद रखो कि सूफ़ी जो थे उनके 2 ब्रॉड ऑर्डर थे, एक था बाशरा और बेशरा। बे मतलब जो नहीं करते होंगे, जैसे बेशरम होता है वैसे, मतलब जिसमें शर्म नहीं है वो बेशरम। तो बाशरा मतलब विद शरा, शरा शरीयत के साथ में इस्लामिक लॉज को फॉलो करते, तो बेशरा जो नहीं करते थे। तो जो बाशरा हैं उसमें 12 सिलसिलाज होते थे, सिलसिला सूफ़ी ऑर्डर को कहते हैं। चिश्ती और सुहारवर्दी जो ये सिलसिले हैं ये वहाँ से आते हैं। जो बेशरा है, आबिदा परवीन का गाना सुना होगा आपने, उसमें लोगों को डांस करते हुए दमादम मस्त कलंदर, उनको हम बेशरा लोगों को कहते हैं, राइट। 2010 का ये क्वेश्चन देखते हैं। नागराजा, तुकाराम, त्यागराजा, वल्लभाचार्य। त्यागराजा पर रिसेंटली क्वेश्चन आया था, ठीक है। नागार्जुना है, सॉरी नॉट नागराजा। आपको पता होगा नागार्जुना बुद्धिस्ट सेंट हैं और ये बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड है। तो इनमें से भक्ति से रिलेटेड कौन नहीं है, यही एक आंसर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ है। बाकी तुकाराम, संत तुकाराम, वल्लभाचार्य, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, तो इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो यहाँ लिखा हुआ है, जितना आपको इनके बारे में आना चाहिए उतना हमने लिख दिया है। क्वेश्चन यही था जो रिसेंट क्वेश्चन है, त्यागराजा राम के भक्त थे या नहीं थे, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। और जिन्होंने ये 2010 में क्वेश्चन पेपर दिया होगा उनको अगर 2006 का पेपर करके गए होंगे तो यहाँ भक्त तुकाराम के बारे में ही पूछा है। भक्त तुकाराम किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये यहाँ पूछा है, और 2010 में तुकाराम के बारे में अगेन क्वेश्चन में पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको लेकर उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि बुक का क्वेश्चन है। बाबर जब इंडिया में आया था तो उस टाइम पर क्या हुआ? गन पाउडर आया, बारूद, आर्च एंड डोम एंड तिमुरिड डायनेस्टी। बाबर के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको तिमुरिद तो पता होगा, तो इससे आप एलिमिनेट कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक स्टेटमेंट डेफिनेटली एलिमिनेट कर पा रहे हो, और बाकी आप बाकियों के 1 और 2 के बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गन पाउडर भी इंडिया में पहले से था, मंगोल्स लाए थे, राइट। और आर्च एंड डोम भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आ गया था, अगर आपने आर्किटेक्चर पढ़ा हो। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है और आर्च एंड डोम ये वाला सिस्टम जो आपने पढ़ा है ना वो पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा बाबर से पहले तो चलता ही था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि ट्रू है, एंड स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, पहले आ चुका था, और 3 ट्रू है। अगर 2 गलत है और 3 ट्रू है तो आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, 50-50 पे खेल रहे हो। अब गन पाउडर इंडिया में मंगोल के टाइम पे था, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप 50-50 में खेलोगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताना चाहूँगा फ्यूडलिज्म के बारे में, फ्यूडल सिस्टम। ठीक, पहले क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट आंसर पूछा है, फ्यूडल सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। एक तो यहाँ बहुत एक्सट्रीम वर्ड दिया, वेरी वीक, वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ थोड़ा सा आपके कान खड़े होने चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो कि कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड पर बेस्ड था। अगर आपको फ्यूडलिज्म के बारे में थोड़ा भी पता हो तो ये तो पता होगा कि हाँ लैंड इनको दे दी जाती थी। लॉर्ड वसल रिलेशनशिप, ये कीवर्ड ही फ्यूडलिज्म के बारे में, जहाँ भी आप फ्यूडलिज्म देखोगे पहली लाइन ही ये डिफाइन की होती है। चलो मैं मान लेता हूँ आपको लाइन नंबर 3 नहीं पता, लाइन नंबर 2 आपको पता है। 2 पता है तो आप ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट करके ए, बी और डी में आते हो। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 पे। स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी है और बहुत ही वीक लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी है। फ्यूडलिज्म के बारे में अगर आप जानते हो, एम्पायर का साइज़ पहले इतना था, फिर ये ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा हो गया। अब जो राजा पहले यहाँ बैठा था आराम से कंट्रोल कर सकता था, बट बड़े एम्पायर में राजा को ये एरियाज कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा था, ठीक है। या आप कोई नया एरिया कैप्चर करना है वो राजा नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम आपको ज़मीन दे देते, ये मेरा किंगडम है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतने एरिया को मैं डायरेक्टली कंट्रोल करता हूँ, ये एरिया मैंने एक फ्यूडल को दे दिया, ये एरिया एक को दे दिया, ये एरिया एक को दे दिया, ये एरिया एक को दे दिया। ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो लैंड तो उनके पास है ही। दूसरी चीज़, ये वीक नहीं होते थे। अगर ये वीक होते तो पहली चीज़ राजा इनको इस एरिया का कंट्रोल करने को क्यों देगा, और दूसरी चीज़ ये वेरी वीक, इतने भी वीक नहीं है। हमने वाडियार्स के बारे में पढ़ा, हमने अमर नायकास के बारे में पढ़ा, बहुत सारे ऐसे हमने लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ देखी जो बाद में
पहले तो फ्यूडल थे, बाद में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट एक राज्य बना लिया, साम्राज्य बना लिया। तो ये वेरी वीक तो नहीं थे, राइट। ये भी इक्वली स्ट्रांग होते थे, अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, सब कुछ मेंटेन करते थे, बस यहाँ पर चढ़ावा देते थे और जी हुजूरी करने जाते थे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया गलत, 2 हमें पता था सही है। अब वापस से अपने स्टेटमेंट पर आते हैं। 1 गलत हुआ, 1 गलत हुआ और 2 सही है। सी हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे, आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ बी बचा, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में भी दिया होता है, इन जनरल जो दिया हुआ है इसके बारे में, या तो ओल्ड एनसीईआरटी जो मीडिएवल हिस्ट्री की है उसमें चैप्टर 1 में दिया था, अदरवाइज अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं भी पढ़ी तो उसमें ये लाइन डेफिनेटली आपको लिखी हुई मिलेगी कि नोबिलिटीज़ के पास लैंड मिलती थी फ्रॉम द क्राउन इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। उनके लिए राज्य को बना के रखते थे। जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है आज की डेट में, वो फ्यूडलिज्म है। अगर आप देखो आज के टाइम में दिल्ली एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म जो फेडरलिज्म है वो फ्यूडलिज्म से ही धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है ना, आप देखो, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमसे पूरा केरला तक कंट्रोल नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट तक कंट्रोल नहीं होगा, तो ठीक है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बना दी। स्टेट्स भी कह रहे हैं कि अब कर्नाटका स्टेट इतना बड़ा है, राजधानी यहाँ कहीं है, नॉर्थ कर्नाटका हम कैसे कंट्रोल करें, तो यहाँ छोटे छोटे वो फिर डिसेंट्रलाइजेशन हम करते जा रहे हैं, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं। सो मीडिएवल हिस्ट्री में इतना ही। बाकी आप क्वेश्चंस देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल पूछे हैं, जैसे इबादत खाना क्यों होता था, राइट। इस तरह के महारट्टा एंड पट्टालिका ये क्यों होते थे, विलेज हेडमैन होते थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम में आई थी, क्या था, ये सब आपको पता होंगे, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम सीधे आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री में अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन देखेंगे कैसे रिपीटेड है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।